If you don't know who are you, if you don't know why you exist, there is no purpose having the business at all. लोग कितना सवाल पूछते हैं कि आपने ये ग्लोबल ब्रांडिंग कैसे की? हम तो ग्लोबल समझते भी नहीं, हमने तो लोकल काम इतना अच्छा किया कि ग्लोबल आ गया वहाँ पर। 5,000 रुपए का लोन लेके जब मैंने इस धंधे की शुरुआत की, परिवार के सारे लोग बोले कि मतलब ये तो अनटचेबल है, हम इनको घर में नहीं आने देंगे। अच्छा। मोहल्ले वाले बोले मोहल्ले में नहीं आने देंगे। अच्छा। और जब किसी पार्टी फंक्शन में जाता था मैं, तो लोग हाथ मिलाने से इनकार कर दिया करते थे, अनटचेबल साथ काम करते हो। लेकिन उस वक्त मेरा जो लव था, वो जो जितने जो आर्टिजन थे उन्हीं के साथ बैठ के दोपहर का खाना खाता था। तो मुझे बहुत जल्दी ये समझ में आ गया कि आई लव वीवर्स एंड आई लव वीविंग। तो मुझे धीरे धीरे अपने आप ही विजन आने लग गया था कि ये मेरा ये जो लव है वीविंग के प्रति, वीवर के प्रति, ये एक दिन ग्लोबल जाएगा ही जाएगा। ये नॉलेज एक बीमारी की तरह है, मतलब इट इज ए डिजीज। नॉलेज इज पावर, नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस डेवलप्स ईगो। अगर आज किसी को एक एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना हो तो ऐसी क्या 3 चीजें उसको अपने दिमाग में रखनी चाहिए एक एक्सपोर्ट बिजनेस का विजन रखने के लिए? देखिए, अंदर से जितना खोखला होता चला गया आदमी, बाहर उतनी दौड़ तेज होती चली गई। अच्छा, अंदर से खोखला होता चला गया और बाहर दौड़ तेज होती चली गई। बट तेज दौड़ना भी जरूरी है आजकल के इस हाई स्पीड एनवायरनमेंट में। हाँ, वो तो मैं तो डिस्ट्रक्शन बोलता हूँ इसको। डिस्ट्रक्शन। तो स्लो एंड स्टडी इज व्हाट यू बिलीव इन? नहीं, बस आपका जो पैशन है ना वो आप करो, उसमें जियो आप। Why are you driven by the inferiority complex? Why do you have to live in the inferiority complex? नहीं, हाँ, inferiority complex जीने की क्या जरूरत है? हाँ, जो है उसी में अपनी सेल्फ स्टीम को लाओ। हाँ, तो ये जब आप छोटे छोटे गांव में लोगों के साथ काम करते हैं तो उनमें तो सेल्फ स्टीम नाम की कोई चीज़ होती नहीं, तो उनको कैसे इंस्टिल कराते हैं ताकि वो एक अच्छा काम करके आपको अपने मन से करके दें? अभी देखो, हमने एक मंचा इनिशिएटिव शुरू किया था। अच्छा। कि हमने हमारे व्यूअर को फ्रीडम दी कि आप अपने खुद के डिजाइन बनाइए। मतलब जो कारपेट इंडस्ट्री में एक मैप देते हैं उससे वो डिजाइन बनते हैं। हमने उनको फ्रीडम दी, मतलब कि आप सोचिए, क्रिएटिविटी लाइए, बनाइए। उनको 21 ग्लोबल अवार्ड मिल गए। 21 ग्लोबल अवार्ड मिल गए बिकॉज दे थॉट अपने आप। अभी 22वां ग्लोबल अवार्ड 4-5 दिन पहले एनोवर, जहाँ पर मतलब वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जो कारपेट फेयर लगता है, उसका जो सबसे बेस्ट अवार्ड होता है ग्लोबल, वो हमारी उस लेडी को मिला जो कभी मतलब अंगूठा छाप है। हाँ। स्कूल कभी नहीं गई, उसको ग्लोबल अवार्ड मिल रहा है बिकॉज आपने एक ऐसा कल्चर फ्रीडम। हाँ, वो एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया। इकोसिस्टम डेवलप हो गया। जो मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, एक उस जमाने में सरकारी नौकरी को छोड़ के शुरुआत, और वो भी अपने पैसे के लिए नहीं, अपनी कमाई के लिए नहीं, बट सोसाइटी की हेल्प करने के लिए, ताकि लोगों की कला जो उस शहर की थी वो बनी रहे और आगे बढ़े। आपने वो सरकारी नौकरी छोड़ के इस तरफ रुझान किया और आज जो हम पढ़ते हैं कि करीबन 40,000 क्राफ्टमैन आपके साथ काम करते हैं और कारपेट्स बनाते हैं। तो जानना चाहेंगे इसकी शुरुआत, ये सोच आई कैसे, जबकि आपके पिताजी मेरे ख्याल से खुद ही अपना बिजनेस करते थे? हाँ, वो तो एक शू शॉप चलाते थे, ब्रांडेड शूज की दुकान थी उनकी। शू शॉप चलाते थे, ब्रांडेड शूज। हाँ। तो आपने बचपन से देखा होगा उनको ये काम करते हो, तो आपका मन था कि मुझे जाना एंटरप्रेन्योर में है या ये जॉब ही करनी है? अपने करियर की शुरुआत जब उस दुकान से की ना, तब मुझे समझ में आ गया। पिताजी की दुकान से? हाँ। अच्छा। कि ये मेरा पैशन नहीं है। अच्छा। ट्रांजैक्शन में मेरे को ज्यादा अच्छा नहीं लगता था कि भाई ये सामान लो और ये पैसा दो, बेचना, मतलब वो तो एक तरह का सेल्समैनशिप ही हुआ ना मोस्टली। करेक्ट। इधर माल आ रहा है, उधर आप बेच रहे हो। माल आ रहा है और आप आगे बेच रहे हैं, तो इसमें आपको मजा नहीं आया? नहीं। तो वहाँ कितना टाइम आपने बिताया उनके साथ? 2 से 3 साल। 2 से 3 साल। ये आपकी कॉलेज के बाद? हाँ। लेकिन मेरे करने के बाद दुकान में सेल भी मतलब 5 टाइम बढ़ गई थी आपके आने के बाद। हाँ, लोग इतना पसंद करते थे मेरे को। अच्छा। लेकिन फिर मैंने सोचना शुरू किया कि मतलब मैं कौन हूँ, पहले मैं अपने आप को जानूं। और ये 70s की बात होगी सर, उस समय तो कोई ऐसा सोचता भी नहीं था कि मैं अपनी पहचान ढूंढूं। 78। हाँ। तो ये कैसे विचार आया, सडनली आया या किसी ने बात करी आपसे? बचपन से ही, मतलब मैं एक तरह से आई वाज सर्चिंग माई सेल्फ।
तो 2 साल जो आपने काम किया, आपने अभी बताया कि आपकी सेल्स बढ़ गई है। आपने ऐसा वहाँ क्या किया जो सेल्स बढ़ गई? लव टू प्रोडक्ट, लव टू पीपल। लव टू प्रोडक्ट, लव टू पीपल। तो काम को बहुत अच्छी तरह करता था, डेडिकेशन के साथ, समझ के करता था। और जो लोग आते थे लोग उनके साथ, कस्टमर आते थे, उनको एकदम खूब अच्छी तरह डील करता था, उनको अच्छी तरह समझता था। आपको आजकल रिटेल में ये दिखता है इस तरह का लव, या लोग ट्रांजैक्शनल हो गए हैं पूरी तरह? नहीं, अभी तो पूरा ट्रांजैक्शन हो गई कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये प्राइस है, हाँ, ये स्कीम चल रही है, लेना लो, नहीं बस, लेना बस, तो थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी हम भी देखो, जो कारपेट बेचते हैं ना जी, हमारे करीब, अब दुबई स्टोर शुरू हो गया, मिलान, इंडिया में 5-7 जगह है, करीब 200-250 सेल्स पीपल हो गए। सभी को मैं यही बोलता हूँ कि आपको कारपेट बेचना ही नहीं है। अच्छा, आपको वो जो आपका जो एक वीवर के प्रति प्रेम है, प्रोडक्ट के प्रति जो लव है, बस उसी को मार्केट करना है। उसको सामने कोई भी दिखाना। कस्टमर आए तो उसके पीछे नहीं लगना है कि आपको जबरदस्ती है ना, हाँ। कोई आपको टारगेट अचीव करने के लिए सेल करनी है। हम्म। और उसकी हम लोग ट्रेनिंग भी कंटिन्यूस देते बहुत ही आपने बड़ी अच्छी बात बोली। लोग जो है प्रोडक्ट हाथ में आते ही उसकी सेल्स, उसका नंबर, मंथली टारगेट, वीकली टारगेट, सेल्स, ये ROI, वो उसमें इतने बिजी हो जाते हैं कि वो कस्टमर की नीड और उसको क्या स्टोरी कनेक्ट करेगी, राइट, जिसकी वजह से वो कस्टमर डिसीजन लेगा लेने का, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर ध्यान नहीं देते। तो हम तो हमारे कस्टमर को ही बेचते हैं कि एक्चुअली यू आर नॉट बाइंग द कारपेट, यू आर बाइंग द प्रोस्पेरिटी, यू बाइंग द प्रॉस्पेरिटी फॉर योर फैमिली। तो क्योंकि somebody have put their heart and soul into it। तो जब आप कारपेट को खोलोगे तो वो हार्ट एंड सोल आपके घर में ना प्रोस्पेरिटी लाएगा, समृद्धि लाएगा। और इसके तो कितने एग्जाम्पल है दुनिया में। आज मैं किसी भी सिटी में जाऊँ, जब कोई कस्टमर से मिलने में जाता हूँ तो दे आर सो हैप्पी, मैं सोच नहीं सकता हूँ। इस पे बहुत रिसर्च हो रही है, दुनिया भर के मैनेजमेंट गुरुज वगैरह, मतलब अच्छा, they are researching on your story and your unique way of marketing your stories, not carpets। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रिसर्च भी कर रहे हैं, केस स्टडीज भी बन रही है और एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं कि आने वाले समय में ना बिजनेस में किस तरह के परिवर्तन आएंगे, आदमी के सोच में किस तरह का परिवर्तन आएगा, आदमी के बिहेवियर में किस तरह का परिवर्तन आएगा। जब से मैंने शुरू किया, मोस्टली यही बोलते थे जो दूसरे बिजनेसमैन थे, मिस्टर चौधरी यू आर ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग बट वेरी बैड बिजनेसमैन। ऐसा क्यों? कि तुम ये जो बातें करते हो, लव, कंपैशन, एम्पैथी, ये तो बिजनेस में इसका क्या क्या मतलब है? बिजनेस में तुमने दिमाग नहीं लगाया, चालाक नहीं हुए, तो कैसे बिजनेस बनेगा तुम्हारा? तो बिजनेस में दिमाग लगाना जरूरत से ज्यादा और चालाक होना क्या जरूरी है? नहीं, वही तो सबसे बड़ी बात है आदमी की। तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल। लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसी एक सोच है कि ऐसा होना जरूरी है। अगर आप चालाक नहीं हो तो आप अच्छा बिजनेस नहीं कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको नंबर्स नहीं आते तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने मिशन पे कायम रहते हो तो वो बहुत है, क्योंकि उसमें जो आपकी यूनिकनेस है जी, वो जो आपकी लोकल यूनिकनेस है ना, वो एक दिन ग्लोबल बन जाएगी। लोग कितना सवाल पूछते हैं कि आपने ये ग्लोबल ब्रांडिंग कैसे की? मैंने कहा हम तो ग्लोबल समझते भी नहीं थे, हमने तो लोकल काम इतना अच्छा किया कि ग्लोबल आ गया वहां पर। ग्लोबल खुद ब खुद खिंचा चला है। तो लेकिन ये काम इतना बड़ा है सर, तो ये आप अकेले तो नहीं कर सकते, तो लोग चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो जो लोग आए उनमें ये आपकी सोच को ट्रांसप्लांट करना, क्योंकि लोग तो हर जगह से आते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो अपना एक्सपीरियंस लेके आते हैं, अपनी एक सोच लेके आते हैं। राइट। और उनको यही लगता है कि भाई आप हमें लाए हो तो हमारी आप एनर्जी और हमारा एक्सपीरियंस लोगे। राइट। और यहाँ आके उनको पता चलता है कि भी जो हमने सीखा वो तो बिल्कुल ही अलग था, बिल्कुल यहाँ तो अलग ही चल रहा है। तो उसमें वो उनकी एक अनलर्निंग की एक प्रोसेस चालू होती है कि पहले तो जो सीखा उसको छोड़ें, जो आपकी कल्चर है, आपकी समझ है, उसको पकड़ें, तभी यहाँ काम हो पाएगा। तो वो आपने कैसे किया? हाँ, सबसे ज्यादा देखिए हमारे जैसे बिजनेस के लिए जरूरी यही है कि जब मैंने 99 में जयपुर कंपनी शुरू की थी, तो मेरे जितने भी अभी तक वेबिनार हुए, जितने भी मेरे
मतलब मुझे बात करने का मौका मिला प्लेटफॉर्म पे, तो मैं यही बोलता हूँ कि जब मैंने जयपुर रग शुरू की और मेरे 5 बच्चे जो अमेरिका में पढ़ रहे थे, जब 500 बच्चे में से एक-एक बच्चा इंडिया वापस आने लगा और बिजनेस ज्वाइन करने लगा, तो जब नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस ज्वाइन करती है तो उनके पास एक ग्लोबल एक्सपोजर होता है, तो बिजनेस स्टार्टेड ग्रोइंग लाइक द वाइल्ड फायर। ओके। तो उस ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए मैंने पढ़े लिखे लोगों को रखा और मेरा पहला मौका था मतलब लोगों को हायर करने का, लोगों को रखने का क्योंकि उससे पहले तो मैंने गांव में किया था काम। हाँ, वहाँ तो पूरा टाइम ही गांव में दिया था जी। तो फिर मैं बोलता हूँ कि एवरीबॉडी पुट मी अपसाइड डाउन, मेरे को बिल्कुल उल्टा लटका दिया। अच्छा। क्योंकि मतलब नॉलेज इज पावर, बट नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस डेवलप्स ईगो। नॉलेज इज पावर, नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस डेवलप्स ईगो। जो नॉलेज बिना प्रैक्टिस के आया है वही आपकी सबसे बड़ी बाधा है, वही आपका ईगो क्रिएट करेगा। तो फिर हमने एक इनिशिएटिव शुरू की, उसको नाम दिया द हायर स्कूल ऑफ अनलर्निंग। हायर स्कूल ऑफ अनलर्निंग। हाँ, हमारे पढ़े लिखे लोगों को बोला कि आप लोग है ना हमारी जितनी भी जो 60 प्रोसेस है इंडस्ट्री में, उसमें मोस्टली लोग या तो कम पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे हैं, बट दे अंडरस्टैंड द प्रोसेस वेरी वेल। करेक्ट। तो स्पेंड टाइम विद देम, लर्न फ्रॉम देम। ये बहुत मुश्किल काम था सर। बहुत 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 मुश्किल, क्योंकि बहुत भाई मैं इतना था। पढ़ा लिखा हूँ, मैं इससे क्या सीखूंगा जिसको नहीं आता। हाँ, नहीं, और ये तो इतना मुश्किल था कि 8-10 साल जो मेरे को इतनी परेशानी हुई जी। और उसके बाद मैंने जब अपने आप पे काम करना शुरू किया, मतलब पिछले 4-5 साल में, तब मुझे समझ में आई कि ये नॉलेज एक बीमारी की तरह है, मतलब इट इज ए डिजीज। करेक्ट। नॉलेज इज अ डिजीज। हाँ, ये If बहुत not बड़ी coupled with practice। हाँ। तो इस बीमारी को कैसे समझे और कैसे बिजनेस में ना जिस तरह के लोग चाहिए, ऐसे लोगों को लाके उनको हमारी फिलोसफी में, हमारे बिजनेस में उन लोगों को ढाले। तो पिछले 4-5 साल से हमें काफी अच्छी सफलता मिली। इसमें मिली है सफलता। हाँ, क्योंकि ऐसे लोग जिनका राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन बैलेंस्ड है, ऐसे लोगों को लेके ना हम लोग बिजनेस में लाते हैं। फिर उनको हमने काफी प्रोग्राम्स बनाए जिससे हमारी फिलोसफी में, हमारे कल्चर में वो ढल पाए जी, और उनका माइंडसेट को हम चेंज कर पाए। दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट सर। माइंडसेट को चेंज करना, स्पेशली पढ़े लिखे लोगों की अराउंड अ सोशल कॉज, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और जो भी ये कर जाते हैं वो एक बिजनेस नहीं, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी में छोड़ के जाते हैं। तो आपकी जयपुर रग्स की स्टोरी, एक इसको आप बिजनेस का नाम देंगे, वेंचर का नाम देंगे, इसको आप एंटरप्राइज कहेंगे या एक सोशल एंटरप्राइज कहेंगे, मतलब क्या है क्या ये? देखिए, जब मतलब अभी पिछले 10-15 साल से ना एक ये फैशन चला सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जी। उससे पहले तो मैंने कभी सुना भी नहीं था तो जो इंडिया में टॉप कॉन्फ्रेंसेस, टॉप स्कूल जिनमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स थे, वो मेरे को टॉक के लिए बुलाने लग गए। कोई बोला मिस्टर चौधरी इज द फादर ऑफ द मॉडर्न सोशल एंटरप्राइजेस। एक बार मैं अटलांटा में था, तो वहां पर मेरे को अमेरिका इंडिया फाउंडेशन ने अवार्ड दिया था जी। तो मेरे को अवार्ड दे रहे थे मिस्टर जगदीश सेठ, जो एमरी यूनिवर्सिटी में ना मार्केटिंग के प्रोफेसर है। दुनिया के 10 प्रोफेसर में उनका नंबर आता है। तो उन्होंने बोला कि मिस्टर चौधरी इज ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी, और उन्होंने पूरी दुनिया का एक मिसकॉन्सेप्शन तोड़ा कि अगर आपको समाज की सेवा करनी है तो आप एनजीओ बनाइए, अगर आपको पैसा कमाना है तो आप बिजनेस बनाइए। लेकिन उन्होंने इस मिसकॉन्सेप्शन को तोड़ा, यू कैन डू द बोथ, यू कैन डू बोथ इन द बिजनेस। सो फिर उन्होंने कहा कि जयपुर इज ए मॉडर्न सोशल एंटरप्राइज। जयपुर इज सोशल मॉडर्न एंटरप्राइज, मॉडर्न सोशल एंटरप्राइज, that's the right definition। तो ये मतलब आपकी लाइफ में कब आपको रियलाइज हुआ कि मैं तो चला था लोकल चुरू से, जैसे आपने शुरुआत करी, वहाँ के जो आर्टिसंस हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको एक
वोकेशन मिले, वो काम करे, उनकी जो कला है वो जीवित रहे और उस कला को लोग अपने घर तक ले जाएं और उसमें जो भी ट्रांजैक्शन हो उनसे उनका भी काम चले और हमारा बिजनेस चले। तो एक ये काम करते करते कब आपको रियलाइज हुआ कि ये एक स्टेबल बिजनेस बन गया है, 40 लोग नहीं, इससे मैं 400 लोगों का भला कर, ये कब हुआ? मतलब ये उस जर्नी की जरा अगर हम वापस रिफ्लेक्ट करें सर, कैसे शुरू हुई? हाँ जी जरूर। देखिए जब मैंने शुरू किया तो विजन एक ही था कि मेरे जो ग्रास रूट पे जो आर्टिजन है, ग्रास रूट पे काम करने वाले जो व्यूअर है, उनकी जो क्रिएटिव कैपेबिलिटीज है उनको ग्लोबल मार्केट से जोड़ना है मुझे। उनको ग्लोबल मार्केट से जोड़ना हाँ है। जी। तो विजन ग्लोबल सप्लाई करने का ही हाँ था। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त तो न मोबाइल था, न टेक्नोलॉजी थी, न इंटरनेट था जी। लेकिन विजन यही था कि एक्सपोर्ट करेंगे। हाँ। और इनकी जो एक इंसान की जो कैपेबिलिटीज होती है उसमें क्रिएटिविटी आ गई, एक डिसीजन मेकिंग क्षमता आ गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ गई, तो ये उनमें मैं देख पाता था जब मैंने शुरू किया था। तो धीरे धीरे एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप होता चला गया कि एक दिन 2008 में मैं अपने ऑफिस में बैठा था जी। तो मेरे पास फोन आया, उन्होंने बोला आई एम सीके पलाद। और सीके पलाद उस वक्त ग्लोबली नंबर 1 मैनेजमेंट गुरु थे, नंबर 1 स्ट्रेटेजी के गुरु थे। हाँ। तो मैंने सोचा इतना बड़ा आदमी, ग्लोबल आदमी मेरे को फोन कर रहा है, मैंने कहा रॉन्ग नंबर डायल किया होगा। अपन तो सिंपल हो गया है, अपने से क्या मतलब उनका। फिर बोला आर यू मिस्टर चौधरी, तो मैं बड़ा सावधान हो गया। मैं सोचा आज तो कुछ बात बड़ी है। फिर बोला मिस्टर चौधरी डू यू नो मी? तो मैंने बोला आपको कौन नहीं पहचानता, आप तो पूरे इंडिया को गरीबी दूर करने का फार्मूला आप ही दे रहे हैं। फिर उन्होंने बोला मिस्टर चौधरी आई वांट टू डू ए केस स्टडी ऑन योर बिजनेस मॉडल। ओके। फिर मैंने कहा कि सीके वी आर वेरी सिंपल पीपल एंड व्हाट एवर वी डू इज वेरी सिंपल, इवन माय नेबर डज नॉट नो मी, तो उसको पढ़ेगा कौन? फिर उन्होंने बोला योर ग्लोबल सप्लाई चेन इज कनेक्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट विद द रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट बाय एनहांसिंग कैपेबिलिटी एट ग्रास रूट। फिर उन्होंने 41 पेज की केस स्टडी की जो आज दुनिया के सारे टॉप कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की जो केस स्टडी बनी। दैट इज अमेजिंग। लेकिन आपको वो दिन याद आता है सर जब आपने एक कारपेट किसी लोकल कलाकार का बना हुआ देखा और कहा कि ये वर्ल्ड तक क्यों नहीं जा रहा, ये यहाँ क्यों रुक गया है? तो ये मतलब कोई एक ऐसा मोमेंट आया आपकी लाइफ में कि क्योंकि आप तो शू बिजनेस में थे। हाँ जी। कारपेट बिल्कुल अलग है। हाँ जी। तो मतलब आप किसी और में भी जा सकते थे, वुड बिजनेस में या कहीं और भी, क्योंकि वहां भी लोकल कलाकार बड़ा अच्छा कारीगरी करते हैं, मार्बल में भी करते हैं। तो कारपेट ही क्यों? अजी देखिए, जब मतलब 5,000 रुपए का लोन लेके जब मैंने इस धंधे की शुरुआत की जी, तो परिवार के सारे लोग बोले कि मतलब ये तो अनटचेबल है, हम इनको घर में नहीं आने देंगे। अच्छा। मोहल्ले वाले बोले मोहल्ले में नहीं आने देंगे। अच्छा। और जब किसी पार्टी फंक्शन में जाता था मैं, तो लोग हाथ मिलाने से इनकार कर दिया करते थे कि आप ऐसे लोगों के साथ आप तो अनटचेबल साथ काम करते हो। तब मुझे समझा कि आदमी की पहचान जाति से कैसी हो सकती है। लेकिन उस वक्त मेरा जो लव था, मैं वो जो जितने जो आर्टिजन थे उन्हीं के साथ बैठ के दोपहर का खाना खाता था, भले ही वो किसी भी जाति के अनटचेबल क्लास के हो। तो मुझे बहुत जल्दी ये समझ में आ गया कि आई लव वीवर्स एंड आई लव वीविंग। ओके। तो जब मुझे मेरा पैशन समझ में आ गया तो पूरा समय भी मैं उन्हीं के पास देता था जी। तो मुझे धीरे धीरे अपने आप ये विजन आने लग गया था कि ये मेरा ये जो लव है वीविंग के प्रति, वीवर के प्रति जी, ये एक दिन ग्लोबल जाएगा ही जाएगा। इसकी शुरुआत सर 1978 में हुई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उस चीज को आज 45 साल के आसपास हो गए हैं। बिल्कुल, उससे ज्यादा ही हो गए हैं। हाँ हाँ। तो ये जो शुरू की जर्नी थी, पहले 10 साल नॉर्मली लोग कहते हैं कि भी बिजनेस बनाने में, घटाने में टाइम व्यस्त हो जाता है। तो पहले 10 साल में आपकी फैमिली, आपका परिवार इसको सपोर्ट किया कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, सोसाइटी हमारे को भी दूसरी नज़रों से देख रही है, ये किसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और कब लोगों के मुंह चुप हुए कि नहीं, ये आदमी ने कुछ कमाल कर दिया है? ये कब आपको एहसास हुआ? देखिए, इसकी तो वैसे बहुत लंबी जर्नी रही कि जैसे फैमिली के लोगों ने ना, फैमिली के लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने, समाज के लोगों ने कभी भी उन आर्टिजन को पसंद नहीं किया।
नहीं किया। लेकिन मैं क्या कि पूरा दिन उन्हीं के साथ रहता था, मेरा प्रेम उनके प्रति था, जी। तो वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। हम्म, और जब ये ग्लोबल लेवल पे जब सीके प्रहलाद ने जयपुर की केस स्टडी की, हम्म, कम से कम अभी तक मेरे को 100 से ज्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। जी। इंडिया के टॉप ऑफ द टॉप अवार्ड मिले हैं, ग्लोबल अवार्ड मिले हैं। और फिर अपने देश की जितनी भी बड़ी मैगजीन्स थी, फोर्ब्स ले लो आप, इंडिया टुडे, इन सब जी। ने मेरे बारे में आर्टिकल लिखे। बिजनेस टुडे ने मेरी कवर स्टोरी की। जी। और जो बहुत मैनेजमेंट गुरु थे वो केस स्टडी वगैरह करने लगे, मेरे को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बुलाने लगे। जी। लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा कि लोगों के सोच में कोई बदलाव नहीं आया। नहीं इतनी आया। हाँ इतनी प्रसिद्धि उपलब्धि मिलने आने के बाद भी, हाँ इतनी रिकग्निशन मिलने के बाद हाँ भी। हाँ वो अपना सोच नहीं बदल पाए। हम्म, लेकिन ये है कि वो जो विरोध करते थे वो विरोध करना जरूर छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, विरोध करना छोड़ दिया। और लेकिन 30 साल लग गए सर, 78 से बिल्कुल 2008 जब बिल्कुल सीके बिल्कुल। प्रहलाद केस स्टडी हुई, हाँ जी हाँ जी 30 साल लग गए वो विरोध को बंद करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग। तो इसमें आपने कहा आपके फैमिली मेंबर्स भी ज्वाइन करना शुरू किया, तो उन्होंने कब ज्वाइन करना शुरू किया आपको? देखिए मेरे मतलब 5 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, जी। दो दो बेटे हैं, और जी। 500 बच्चे अमेरिका में पढ़े। ओके। तो वहां जब क्यों भेजा पढ़ने, यहाँ नहीं? नहीं, जो बड़े वाली बेटी ने बोला कि नहीं मैं वहीं पढ़ने जाऊंगी, हाँ, तो उसके मेरे पीछे पीछे सारे। नहीं, फिर उसने मेरे को पूछा कि पापा व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। हाँ। तो मैंने उसको बोला कि तुम जो अमेरिका पढ़ने जा रही हो, हाँ। मेरे को वीवर से बहुत प्रेम है, वीविंग से बहुत प्रेम है, तो एज ए वीवर की डॉक्टर पढ़ने के लिए जाना। हाँ। और जब तुम पढ़ रही हो तो ये देखो कि वहाँ की जो अमेरिकन वुमेन है हाँ। उसके सोच में क्या फर्क आ रहा है, किस तरह के कपड़े पहनती है, किस तरह घर को डेकोरेट करती है। सो व्हेन यू कम बैक टू इंडिया टेल मी दैट। यू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर नीड्स। करेक्ट। तो शायद 500 बच्चों ने इस चीज का ध्यान रखा, हाँ। और उनको भी विदेशी पढ़ना था कि एक जो मैं जो धंधा करता हूँ उसको भी एक ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए। ओके। तो इसके लिए मैंने उनको वहां पढ़ने के लिए भेजा। और फिर धीरे धीरे 500 बच्चे मेरे साथ ही बिजनेस में आ गए। तो आज की डेट में वो पांचों आप ही के साथ काम कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल जी। तो उनको भी कुछ चैलेंज आया, क्योंकि जब आप एक परिवार में, जैसे हम लोग फैमिली बिजनेस में है, तो जब पिताजी काम कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स घर में आ रहे हैं तो ठीक है, चल रहा है। लेकिन जब आप उस बिजनेस में जाते हैं तो माहौल बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। सब कुछ जो है वो एक चला चला सिस्टम है, उसमें अगर आप कुछ हाथ लगाने जाओ तो उसमें बड़े सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, भी जो चल रहा है उसको क्यों खराब कर रहे हो। राइट। आप अपने आइडियाज नए लेके आओ, तो आप नए लाने जाते हो तो वहाँ पे एक्सपीरियंस और आइडियाज के बीच में क्लैश होता है। तो बच्चों को कुछ चैलेंज आया? देखिए बच्चों को मतलब मेरी तरफ से कभी कोई चैलेंज नहीं आया, तो टीम्स की तरफ से? क्योंकि मैंने उनको 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 फ्रीडम दी। अच्छा। और ये मुझे मालूम था कि बच्चों के अंदर एक अलग स्किल है, ग्लोबल एक्सपोजर है। जी। तो ग्राउंड को मैं ज्यादा समझता हूँ, ग्लोबल को वो ज्यादा समझते, तो मैंने उनको फ्रीडम दी। लेकिन ये है कि जैसे फैमिली बिजनेस में इमोशंस होते हैं जी। इमोशंस, मैनेजमेंट और बिजनेस एक साथ हो जाते हैं जी। तो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो धीरे धीरे 500 बच्चे आने के बाद में उसका जरूर फर्क आया। फिर हमने फैमिली काउंसिल बनाई। अच्छा, आपने एक प्रॉपर फैमिली हाँ, काउंसिल फैमिली काउंसिल बनाई। और फिर एक फॉर्मल ढंग से डिसीजंस कैसे करने हैं उस पे हमने काम करना शुरू किया। और हम लोग बहुत लकी रहे कि एक बार बेन एंड कंपनी का 300 लोग आए थे इंडिया। अच्छा। हाँ, ये बात होगी करीब 2008 की। अच्छा, आफ्टर द सीके प्रहलाद स्टडी? हाँ जी हाँ जी। हाँ नहीं, उसके बाद, हाँ शायद 2012 के आसपास आए थे वो लोग। अच्छा। तो जब उसमें से जो 10 सबसे टॉप लोग थे, मतलब दे आर द बेस्ट माइंड ऑफ द वर्ल्ड, तो उन्होंने बोला ये 10 लोग हम आपको देते हैं, दे विल स्पेंड द होल डे विथ यू। तो मैं उनको गांव ले गया। जब गांव ले गया तो फिर जो वापस आए तो उन्होंने बोला कि जयपुर इज द ओनली कंपनी ऑन द प्लेनेट, जयपुर इज द ओनली कंपनी ऑन द अर्थ which have got so much 1,000 real authentic stories। और फिर उन्होंने बोला कि आपके जो बिजनेस की जो प्रॉब्लम है वो हम समझते हैं
कि आपने अपने विजन मिशन पर्पस को कभी डिफाइन नहीं किया, तो आपकी जो सेकंड जनरेशन है उसको आप बता ही नहीं पाए कि व्हाट इज योर विजन, व्हाई यू स्टार्टेड दिस बिजनेस। तो फिर उन्होंने हु वी आर स्टेटमेंट डिजाइन किया हमारा, और सब बच्चों को इकट्ठा करके बताया कि आपकी कोर क्या है, व्हाट इज द कोर ऑफ योर फादर। और फिर सब बच्चों को उन्होंने कोचिंग करना शुरू किया। तो वो कोर 2012 तक डिफाइंड ही नहीं थी। हमें तो मालूम था कोर होती क्या है। तो ये बाहर के लोग आए, उन्होंने आपके साथ समय बिताया और समझा उस चीज को, और उनको ये नीड लगी कि ये इतना अच्छा काम हो रहा है, इसको आगे जाने के लिए इस प्लेबुक का डिफाइन करना जरूरी है। राइट जी, ताकि अगली जनरेशन उसको सही तरीके से समझ पाए, और आगे उसको ले जाए, और पूरे दुनिया को अच्छी तरह समझा पाए, मतलब और पूरी दुनिया को भी अच्छी तरह समझा उन्होंने बोला कि ऐसा कहीं भी नहीं है जो आपके पास है। तो उनकी कोचिंग करने के बाद ही तो हम आज ये इतना अच्छा ब्रांड बना पाए, इतनी ज्यादा मतलब दुनिया में इस काम को फैला पाए। हमें तो पहले कॉन्फिडेंस ही नहीं था। करेक्ट। तो ये आपने इतना रूरल एरिया में इम्पैक्ट लेके आए सर, वहाँ लोगों की जिंदगियां कैसे बदली, वो आपने अपनी आंखों के सामने कैसे बदलती देखी? हाँ जी, देखिए 2019 में एक किताब आई। उस किताब का नाम था द हीलिंग ऑर्गेनाइजेशन। हाउ ए बिजनेस कैन हील द सोसाइटी एंड हील द कस्टमर। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड से 25 केस स्टडी ली, और उनकी किताब में जो पहली केस स्टडी है वो जयपुर रग की है। कि हाउ द बिजनेस मॉडल ऑफ जयपुर रग इज हीलिंग द पीपल इन द सोसाइटी एंड ब्रिंगिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू देयर लाइफ। तो हमें तो पहले ये मालूम नहीं था कि बिजनेस के माध्यम से कोई हीलिंग होती है या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किसी आदमी की जिंदगी को बदला भी जा सकता है। हम तो मानते थे कि भाई बिजनेस करना है, ईमानदारी से काम करना है, अच्छी तरह बिजनेस करना है, कस्टमर को पूरी सर्विस देनी है। वो खुश तो जब हमने हमारे बिजनेस मॉडल को ओपन किया आज के 10-12 साल पहले, और पूरे दुनिया भर के रिसर्चर लोग जब आने लगे, तो उन्होंने हमको ये बताया कि आपने बिजनेस के माध्यम से इतने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी। तो हमने बोला हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो बोला यू क्रिएटेड ए इकोसिस्टम, वहां ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो उन कलाकार की, उन आर्टिजन्स की लाइफ कैसे, मतलब उनके बच्चे पढ़ गए, उनकी माली हालत इम्प्रूव हुई। तो आप जब ये सब हो रहा था, तो आपको कभी ये नहीं लगा कि भी कंपटीशन भी आ सकता है इसमें, कोई और भी इकोसिस्टम बना सकता है, तो इनका क्या होगा, या कोई इनको बहला फुसला सकता है, हमारा बिजनेस का क्या होगा? देखिए, जब हमने मतलब कारपेट इंडस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कस्टमर है ना काम करने वाले से मिलने के लिए जाए, स्कूल कॉलेज रिसर्चर दुनिया भर के लोग है ना उनसे मिलने का सभी लोग डरते थे कि अगर वीवर को हमने उनसे मिलवा दिया तो ये तो डायरेक्ट बिजनेस कर लग जाएंगे या और किसी के पास चला जाएंगे। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। ये डर आपको कभी नहीं हुआ? नहीं। और जब मैंने उनको मिलवाना शुरू किया उसके बाद ही वो ब्रांड बढ़ना शुरू हुआ, और वीवर भी इतने ज्यादा खुश हो गए कि मुझे याद नहीं आता कि पिछले 30-35 साल में ना कोई वीवर हमें छोड़ के गया हो, और कभी कोई गया है तो 5-10 वीवर चले भी गए तो उससे वो डबल ट्रिपल क्वांटिटी में दूसरे लोगों को लेके वापस आ गए। अच्छा, दे आर सो हैप्पी, दे वर सो हैप्पी विद योर दिस थिंग। हाँ, और एक पूरा बिजनेस है ना, इट इज लाइक ए फैमिली। आप गांव में जाके आप किसी भी विलेज में चले जाओ, आपको जैसे घर पे एक परिवार जैसी फीलिंग आती है, उससे ज्यादा अच्छी फीलिंग विलेज में आएगी आपको, कि जैसे मेहमान आए हैं, खातिरदारी पूरा बिल्कुल, और एकदम पूरे विथ अनकंडीशनल लव। ये जो आप बात कह रहे हैं अनकंडीशनल लव की विद योर वेंडर्स, पार्टनर्स, सप्लायर्स, ये खत्म हो गया है काफी हद तक। हाँ जी बिल्कुल। तो आपने इसको बनाए रखा है, क्योंकि जो आज वीवर है वो अपनी हाथों की कला से काम कर रहा है, लेकिन उसको भी सप्लायर्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, 100 चीजें चाहिए, फिर उसको शिप करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। हाँ जी। तो उन सब लोगों में भी वो कल्चर कैसे लाना, क्योंकि वो तो ट्रांजैक्शनल लोग हैं, जो रॉ मटेरियल दे रहा है, जो शिप कर रहा है, उसको तो कोई लेना देना नहीं, किसका भला हो रहा है। तो उनके अंदर ये कैसे आपने इंस्टिल किया? चलो वीवर तो उस इकोनॉमिक स्ट्राटा में जिनको चाहिए, लेकिन ये बाकी लोग तो धंधा कर रहे हैं, तो वो कैसे जुड़े आपके साथ कि भाई हम लेके जाएंगे इनका सामान पूरे वर्ल्ड तक? देखिए, मुझे ये समझ में आया कि जो नेचर है, नेचर में इंटरडिपेंडेंस है।
नेचर में इंटरडिपेंडेंस है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये है कि पहले जैसे अपनी वर्ण व्यवस्था थी, तो उसमें हरिजन भी होता था, राजा भी होता था, बिजनेसमैन भी होते थे, तो सबके अपने अपने काम थे। उसमें हिरार्की नहीं होती थी, कोई न कोई छोटा था न कोई बड़ा था, इंटरडिपेंडेंस थी। मतलब उसमें जो सबसे नीचे लोग थे उनका भी उतना ही महत्व था जो सबसे ऊपर वाले लोगों का महत्व था। तो धीरे धीरे जब मुझे ये नेचर का लॉ समझ में आया, तो हमारा जो पूरा जो बिजनेस है वो ऑर्गेनिक ढंग से उसी तरह से डेवलप होता चला गया कि हमारी नजर में जो एंड कंज्यूमर है उसका भी उतना ही महत्व है जितना एक बनाने वाले आर्टिजन का महत्व है। क्योंकि जो आज जयपुर का जो एग्जिस्टेंस है, इट डिपेंड्स अपॉन अवर आर्टिजन, इट डिपेंड्स अपॉन अवर कस्टमर। तो सब लोग एक साथ मिलके को क्रिएशन कैसे कैसे करें, तो ये एक बिजनेस मॉडल बना हमारा। ये बिजनेस मॉडल बना, अब वो भी बहुत ऑर्गेनिक और ऑथेंटिक ढंग से बना। तो ये बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे, या वो बाकी लोग भी ऐसा कर रहे हैं किसी शेप एंड फॉर्म में कारपेट मैन्युफैक्चरिंग में? आपके कंपटीशन की अगर बात करें, हाँ देखिए, बाकी लोगों को क्या है कि कारपेट इंडस्ट्री ने तो उसको नहीं अपनाया, लेकिन अभी दुनिया में जो नई जो रिसर्च वगैरह चल रही है कि आने वाले समय में किस तरह के बिजनेस मॉडल होंगे जी, आप हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में भी देखोगे हमारा जी, कि जो फ्यूचर बिजनेसेस है उसमें इंसानियत आएगी। मतलब ऐसा रिसर्चर्स कह रहे हैं। हाँ 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 हाँ, क्योंकि अभी तक पिछले जो 50 साल का जो बिजनेस का जो इतिहास रहा उसमें इंसानियत को मिस कर दिया। और मुझे भी समझा कि पहले जो बिजनेस से चलते थे पुराने टाइम में, दे वर ड्रिवन बाय द मैस्कुलाइन पावर। जो बदमाश लोग होते थे वो बिजनेस चलाते थे। नाउ द प्रेजेंट बिजनेस दोज आर ड्रिवन बाय द ब्रेन, ड्रिवन बाय द ब्रेन, और ब्रेन पावर। हाँ, ब्रेन, हाँ, दिमाग से चलते हैं सारा। और द फ्यूचर बिजनेस दोज विल बी ड्रिवन बाय हार्ट, ड्रिवन बाय हार्ट। हाँ, तो उस क्षेत्र में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और एक पूरे वर्ल्ड में हमारी एक अलग पहचान बनती जा रही है कि जब आप हार्ट से ड्रिवन होंगे तो आपकी बिजनेस में कितनी एफिशिएंसी बढ़ सकती है, कितना अच्छा ब्रांड बन सकता है, कितना आपकी ये जो कंपटीशन करने से, संघर्ष करने से जो इतनी सारी जो मानसिक बीमारियां जो आती है, और मानसिक बीमारी से जो शारीरिक बीमारियां आती है, उनसे आप कितना दूर रह पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये मसल से ब्रेन तक, ब्रेन से अब ये हार्ट की तरफ आगे की बिजनेस क्रिएशन जर्नी जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। और वो ही एक सही जर्नी है, राइट। क्योंकि हमने जैसे कोविड में देखा कि अगर सोसाइटी बंद है तो सारे बिजनेस भी बंद है। सही, एकदम। तो ये बिजनेस की जिम्मेदारी है कि वो सोसाइटी का ध्यान रखे। राइट। क्योंकि अगर वो सोसाइटी रहेगी तो ही तो बिजनेस है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। उसके बिना तो कोई बिजनेस भी नहीं है, कोई व्यापार भी नहीं है। बिल्कुल। और व्यापार नहीं होगा तो आप फिर सारे भूखे मरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी बात है। नहीं, हम भी यही बोलते हैं, लोग मेरे को बोलते हैं कि चौधरी साहब आपने तो गरीबी दूर की, आपने तो बड़ा नोबल काम किया, लोगों को जिंदगी में बदलाव लाए जी, और आपकी वजह से इतने लोगों के घर का चूल्हा जलता है जी। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि मेरी वजह से इनका चूल्हा नहीं जलता, इनकी वजह से मेरे घर का चूल्हा जलता है। अगर ये विवन नहीं होते और ये इतना अच्छा काम नहीं करते तो आज जयपुर कैसे चलता, कैसे एक ये ग्लोबल ब्रांड बनता। तो वो सोच ही उसी तरह से रहा कि जयपुर का एग्जिस्टेंस ये सारा इन्हीं जो व्यूवर्स है उन पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे यहाँ भी आकाश में क्या कहते थे, अभी भी खैर फाउंडेशनल बिलीफ यही है। अच्छा जी। कि ये जो बच्चा है, इस बच्चे की फीस से हमारे घर चल रहे हैं, हमारे टीचरों के घर चल रहे हैं। राइट। तो जो आपको लाइवलीहुड दे रहा है तो वो भगवान से कम नहीं। परफेक्ट। तो अगर आप अपने कस्टमर में भगवान देखते हैं तो आप उनके साथ गलत नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप उनके साथ गलत नहीं करोगे तो वो आपको यहाँ से वहाँ ले जाएंगे। बिल्कुल। तो ये एक फिलॉसफी हमने भी एक्सपीरियंस की और मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ आपकी इस बात से। एंड यू नो इट्स रीअश्योरिंग। कई बार हमें भी लगता था कि हम लोग ज़्यादा कंज्यूमर इंक्लाइंड है, स्टाफ इंक्लाइंड है,
बट आपसे बात करके लग रहा है कि दिस इज वेयर द वर्ल्ड हैज टू गो। राइट। नहीं, और अब जो मेरा जो अभी जो पूरा फोकस है, मैं जो मोस्टली जो पूरा जो टाइम दे रहा हूँ जी। वो इसी चीज पे दे रहा हूँ कि जो भाव है, मतलब आपने कितनी हार्ड वर्क की, आपने कितना काम किया, कितना ईमानदारी डेडिकेशन के साथ काम किया, उसका फल नहीं मिलता। फल आपको उस चीज का मिलता है जब आप काम कर रहे थे तब आपके मन में भाव क्या चल रहा भाव था। क्या था? तो अभी हम उस भाव को लाने के लिए ना पूरा एक साइंस ही डेवलप कर रहे हैं, एक मैनेजमेंट साइंस ही डेवलप कर रहे हैं, उसी तरह की लीडरशिप स्टाइल डेवलप कर रहे हैं कि जो मुंडेन है, जो मतलब जिसको अपने रूटीन बोलते हैं या जिसको बोरिंग बोरिंग काम बोलते हैं, वो बोरिंग काम भी ना, हाउ इट मे बी डिवाइन। यस, एंड वंस इट इज डिवाइन, हाँ, देयर इज नो हार्ट बर्न देयर एवर। जैसे कबीरदास जी थे, हम्म, अब वो चादर चादर बनाते थे, तो जी। क्या भाव थे। तो बोला मैं तो उस भगवान के लिए बना रहा हूँ और उसको मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। तो वो जिस भाव के साथ बनाते थे, तो वो चादर बनाते बनाते एनलाइटेंड हो गए, बिजनेस भी किया, एनलाइटनमेंट भी हो गए, दोनों काम हो गए। दोनों काम हो गए। बहुत अच्छा, बहुत। तो इसमें आपने ये जो बात कही, इसमें आजकल हम काफ़ी सुनते हैं कि अगर आप जिस तरह से काम कर रहे हैं और आपकी इंटेंशंस इतनी क्लीन है, तो आपने जो ये ड्रिफ्ट लिया कि भाई हम अपने बिजनेस को सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी ले जाएं, क्योंकि Right. आपकी इंटेंशन ये भी है कि भाई लोगों का भला हो रहा है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अर्थ एंड इट्स राइट रिसोर्सेज। जी, राइट जी। तो वहाँ पे मैं काफ़ी इस बारे में सुना, देखा, पढ़ा कि आपने उस एरिया में भी बहुत काम किया है। तो और क्या ये ज़रूरी है, या ये एक मार्केटिंग है, या ये इसको अगर नहीं किया तो आने वाले समय में हमें एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? हाँ जी, देखिए मतलब जो नेचुरल लॉ है, उस नेचुरल लॉ को तोड़ के आदमी ने अपना कानून लगा दिया। जी। क्योंकि आदमी का जो कानून है हमेशा दैट इज ड्रिवन बाय द माइंड। दैट इज ड्रिवन बाय द माइंड। क्योंकि माइंड के बियॉन्ड गया ही नहीं आदमी। माइंड का एक काम है, जो प्रॉब्लम नहीं उसको प्रॉब्लम बना देना, छोटी प्रॉब्लम को बड़ा बना देना, और बड़ी को इतना बड़ा बना देना, इट नेवर कैन बी सॉल्व्ड। तो सस्टेनेबिलिटी का मेरे लिए जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया है कि इफ एनीथिंग विच इज नॉट ड्रिवन बाय लव इज नॉट गोइंग टू सस्टेन। इज नॉट गोइंग टू सस्टेन। अगर उसके पीछे लव नहीं है, तो वो नेचर उसको सस्टेन करने नहीं देगी। तो हार्मनी विथ योर सेल्फ, हार्मनी विथ योर पीपल एंड हार्मनी विद द नेचर, ये मैन बिजनेस का ना क्राइटेरिया होना चाहिए। आज आप ये देखो, इतने बड़े बिजनेस है, इतनी सेल, इतनी जो एक ग्रोथ बिजनेस में बोलेंगे, सक्सेस के क्राइटेरिया बोलेंगे, लेकिन आदमी न अपने से जुड़ा है, न लोगों से, न नेचर से जुड़ा है। तो आज देखो उस धरती को भी नष्ट करता जा रहा है। करेक्ट। और अभी जो संभावना है वो ये है कि अगर धरती से सबसे पहले कोई इंस्टिंक्ट होगा तो वो ह्यूमंस ही होंगे। वुमेन्स ही होंगे। मतलब इतनी बड़ी गलती कर रहे होंगे आज। तो आपने क्या स्टेप्स लिए हैं सर इस चीज़ को अवॉइड आपके, और आप क्या सोचते हैं जो आज लोग, जो आज व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं इस चीज़ को देखेंगे, वो भी नए नए बिजनेस करना चाहते हैं और आपसे इंस्पायर्ड हैं, तो क्या ये सस्टेनेबल जर्नी एक जर्नी किसी स्टेज पे पहुंच के शुरू होनी चाहिए, या शुरू से इसको दिमाग में लेके चलना चाहिए? नहीं, देखिए ये तो मतलब दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ नेचर। तो वो जो बेसिक्स की तरफ तो जाना पड़ेगा। मतलब तो वो फंडामेंटल आपके होने चाहिए। देखिए देयर इज नो अदर शॉर्टकट। अभी तक आदमी ने जितने भी शॉर्टकट निकाले हैं जी, आज उसी की वजह से इस धरती को नुकसान बढ़ता जा रहा है जी। तो मैं तो लोग बोलते हैं कि और कोई रास्ता, मैंने कहा दिस इज द ओनली वे, इसके अलावा और रास्ता हो क्या सकता है। आप नेचर के साथ कभी खिलवाड़ कर नहीं सकते। नेचर का जो बना हुआ कानून है उसको आप कभी तोड़ नहीं सकते। नेचर से कभी आप लड़ नहीं सकते। यू हैव टू फ्लो विद द नेचर। तो जितना जल्दी आप उसके साथ मिल जाएं, जितना जल्दी उसको मान लें, तो उतना ही हमारे लिए अच्छा है। उतना ही फायदा। हाँ, एक दिन तो वहां जाना ही पड़ेगा। मतलब तो ये चीज आप
सिर्फ इंडिया में देख रहे हैं, या जैसे अब आपने ग्लोबल बिजनेस किया है, आप इतना एक्सपोर्ट करते हैं ग्लोबली, मतलब चाइना वगैरह से भी आप कॉम्पीट करते हैं, तो वहाँ पे भी इस चीज़ का रुझान है, कोई सोच है, या हम लोग पीछे रह गए हैं, वो लोग काफ़ी आगे निकल गए हैं इस चीज़ को सोचने में? नहीं, मुझे लगता है कि विदेश में इसका ज्यादा है। विदेश में ज़्यादा है। हाँ, यूरोप अमेरिका, हम तो पूरे दिन भर ऐसे लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, जी हम तो मिलते रहते हैं, जी। तो वहाँ इस चीज की समझ ज्यादा है। यहाँ क्यों नहीं है सर? क्योंकि हम यहाँ की लड़ाई खाने पीने तक ही सीमित है, अभी पहले वही पूरा नहीं हुआ है, इसलिए लोगों को इस चीज़ में सोचने को नहीं मिलता। हाँ नहीं, इंडिया का थोड़ा एक मतलब कमजोरी मान के चलेंगे कि जब तक बाहर से कोई चीज नहीं आती तब तक अपने देश में उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दैट इज ट्रू। हाँ लेकिन वहाँ के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, तो हाँ उन हाँ स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज या हार्डवर्क डालना पड़ता है, बिल्कुल ताकि आपकी सेल, आपकी एक्सपोर्ट अच्छी हो। राइट। तो वहाँ पे आप कैसे जो एक विलेज में वीविंग हो रही है, वो वहाँ पे कैसे वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं विदाउट स्पॉइलिंग द नेचर, ताकि वो ग्लोबल लेवल पे सेल कर पाए? देखिए, वैसे तो देखा जाए तो हमारा बिजनेस मॉडल ही एक ऐसा है कि जिसमें कोई मशीन का उपयोग नहीं होता, कोई उपयोग कोई नहीं। बिजली वगैरह का कोई उपयोग नहीं होता, तो सारा काम हाथ से ही होता है। तो वो तो अपने आप में एक सस्टेनेबल तो चीज है। अपने आप में और अब मैं आपको बताऊं, जब कोरोना आया हाँ। तो कोरोना टाइम लोगों ने पूछा है कि आपने कैसे अपने बिजनेस को सस्टेन किया, तो हम यही जवाब देते हैं कि जब मैंने 45 साल पहले शुरू किया था तो हमारे दो ही रूल थे जी। एक तो वर्क फ्रॉम होम और सोशल डिस्टेंसिंग। और वही हुआ। तो जब कोरोना आया तो हमारा बिजनेस 40% बढ़ गया। 40% बढ़ गया बिकॉज़ दे वर वर्किंग फ्रॉम क्योंकि होम। हम वर्किंग फ्रॉम द होम, उनको कुछ अलग से रूल फॉलो करने की जरूरत ही नहीं थी। करेक्ट, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इतने अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस आपको मिले हैं सर, तो मतलब उसके बाद से आपके काम करने में या दुनिया को देखने के नजरिए में कुछ चेंज आया है? बहुत बहुत भारी चेंज आया, क्योंकि क्या चेंज? एक तो सबसे पहला तो चेंज मेरे अंदर आया कि जब मैं रिच होने लगा, जब ये अवार्ड्स वगैरह मिले तो फेमस होने लगा, तो मुझे समझ में आया क्या इसी चीज के लिए इस बिजनेस को शुरू किया था मैंने। अच्छा। और ये जो जर्नी आज, ये जो सक्सेस है मेरी, वो जो मेरे अंदर एक जो खाली स्थान है उसको भर नहीं पाई, तो शायद ऐसा और भी कुछ है जो मुझे जानना है। तो तब मुझे समझ में आया कि शायद इसकी मुझे जरूरत नहीं थी। जरूरत मुझे, मैं अपने आप को और जानूं, अपने आप को और ज्यादा पहचानूं, और मेरी जो सेल्फ वर्थ है उस वर्थ को मैं रियलाइज करूं। तो फिर इसके बाद में पिछले 5-7 साल से उस पे मैंने अपने आप को काम करना शुरू किया, अपने आप को ज्यादा जानना शुरू किया, अपने जो इमोशंस हैं, सप्रेस्ड इमोशंस हैं, उस पे काम करना शुरू किया। ईगो कैसे बनता है, बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है, मैंने कैसे ये जो लीनेज है मेरे पूर्वजों का वो मेरे अंदर आया, उस पे मैंने काम करना शुरू किया। तो जो जिस तरह से मैं दुनिया को देखता था, बाहर की चीजों को देखता था, वो पूरे अर्थ ही बदल गए मेरे लिए। और ये अर्थ बदले ये सारी रिकग्निशन आने के बाद, क्योंकि हमेशा आदमी को लगता है कि मैं एक काम कर रहा हूँ, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो बढ़ने के बाद जब वो एक स्टेज पे आदमी पहुंच जाता है, चाहे वो पैसे की बात हो, रिकग्निशन की बात हो, तो उसके बाद लगता है कि क्या यही एक मकसद था, इसी के पीछे इतनी जद्दोजहद करी, और वो एक खालीपन सा सडनली लगता है कि नहीं, इससे तो कुछ नहीं हुआ, ये तो अगला टारगेट सेट हो गया। हाँ, मैं आपको बताऊं, जो मेरे को इतने बड़े बड़े अवार्ड्स मिले, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाने लगा, इतनी मैगजीन्स वगैरह ने मेरी कवर स्टोरी की, तो मुझे हमेशा यही लगता था कि जो पर्पज ऑफ लाइफ है मेरा, जो एक अंदर जो वॉइड बना हुआ था, वो फिल नहीं हुआ। वो मेरा जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो तो फिल ही नहीं हुआ इससे।
इतनी सक्सेस के बाद? हाँ, इतनी सक्सेस के बाद। कमाल है। तो फिर मैंने खोजना शुरू किया कि व्हाट इज कैसे होगा रियल सक्सेस। तभी तो मुझे ये ग्रीड और ये ईगो और ये पावर उसके बारे में समझ में आई कि आज ये पूरा वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड उसी से है। फिर जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम की समझ में आई कि ये जो कंपटीशन करना जो सिखाते हैं एजुकेशन में, जो एक बच्चा जो जीतना सिखाते हैं, और जो खेल है वो हमेशा जो जीतने के लिए होता है, ये इंसान की सबसे बड़ी हार होगी। ये सबसे बड़ी हार होगी। उसको तो वो बनना सिखाना चाहिए था जो वो हो सकता था, जिसके लिए वो इस दुनिया में आया है। मतलब तो वो तलाश अब आपकी जारी है या आपने उसमें कहीं एक... नहीं, तलाश जारी नहीं है। उस पे हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि आने वाले समय में ना इतनी अच्छी ग्लोबल केस स्टडी बनेगी कि पीपल विल फॉलो द एग्जाम्पल। ऐसे ऐसे लोग हमने लिए हैं कि द पीपल आर सर्चिंग द मीनिंग एंड पर्पस इन देयर लाइफ एंड दे आर द एम्प्टी वेसल, जो अंदर से खाली है मतलब, और अंदर से समर्पित है। ऐसे लोगों को लेके ना उनमें हार्मनी लाके वी आर क्रिएटिंग ए न्यू वर्ल्ड। दैट इज सो अमेजिंग, दैट इज सो अमेजिंग, एंड आई थिंक उसमें मैं भी अपने आप को एनरोल करूंगा उस प्रोग्राम में। जरूर। तो आप जब नई मार्केट्स में जाते हैं, जैसे यूएस की बात कर रहे हैं, दुबई, लंदन की आप बात कर रहे हैं, तो नई मार्केट्स में एक इंडियन कारपेट ब्रांड को कैसे आप लोगों तक पहुंचाते हैं, मार्केट करते हैं? क्योंकि यहाँ तो एक कनेक्ट है, इतने लोगों का नेटवर्क है, इतने सालों से आप यहाँ हैं, लेकिन जब आप नई मार्केट में जाते हैं और ये चैलेंज सारे नए एंटरप्रेन्योर्स फेस करते हैं, जब एक जगह सक्सेसफुल हो जाते हैं, बाहर जाते हैं, वहाँ कोई जानता नहीं है सिस्टम्स, ब्रांड, मार्केट को, लोगों की चॉइसेस को, तो वहाँ आपने कैसे नाम बनाया और इस मार्केटिंग कैसे करी? देखिए, जब हम विदेश में जहाँ भी जाते हैं तो एक तो हमें ये मालूम है कि वी आर द मोस्ट ग्राउंडेड कंपनी। जब से आज 45 साल पहले जब मैंने इस धंधे को शुरू किया था, तो आज भी हम लोग उतने ग्राउंडेड है जो 45 साल पहले थे। मतलब तो कस्टमर को कोई भी सर्विस देना है, जो टाइमली डिलीवरी देनी है, क्वालिटी देनी है जी, जो इनोवेशन करने हैं, वो हमारे लिए बहुत ईजी है। दूसरा, हमें इस चीज की समझ है कि जो दुनिया का जो मार्केट है, उसमें आप जो अभी सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे थे जी, आप स्टोरी की जो बात कर रहे थे, तो हर कस्टमर को ये चाहिए कि ये जिसके कारपेट में खरीद रहा हूँ उसने किस तरह इसको बनाया है, और इस कारपेट खरीदने से किन लोगों की जिंदगी में फर्क आ रहा है, ये लोग जानना चाहते हैं। हाँ, या हम उसको बता रहे हैं तो अब उनको लग रहा है कि हाँ, ये जानना जरूरी है? नहीं, जब हमने बताना शुरू किया। अच्छा, देखिए, जब शुरू में तो क्या, जब 10-12 साल पहले लोग हमारे व्यूवर से मिलना शुरू किया जी, तो लोगों ने उस स्टोरी को बताना शुरू किया। पहले तो हम भी स्टोरी वगैरह की जब कोई बात करता था तो हम तो सब, तो ये स्टोरी का बिजनेस से क्या संबंध है, हाँ, हम तो कारपेट बेचते हैं, स्टोरी थोड़ी बेचते हैं। जब फिर हमें इसका महत्व का पता चला कि हमारी जो स्टोरी है वो दुनिया को बहुत भारी इन्फ्लुएंस कर सकती है और कस्टमर के बाइंग क्राइटेरिया चेंज कर सकती है जी, तो तब हमें ये कॉन्फिडेंस आया। तो अब किसी भी जगह जाते हैं तो हम कस्टमर को हमारी स्टोरी बताते हैं, और ऑलरेडी एक ग्लोबल लेवल पे एक नाम भी हो चुका है, एक रेस्पेक्ट है मतलब सबके मन में। तो जयपुर रखो उस तरह एक रेस्पेक्ट भी वो लोग करते हैं जी। अब जैसे जो हमारा दुबई का स्टोर है, उसको हम एक आर्ट और कल्चर का ना अभी हम एक हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब Okay. उसका डिजाइन भी ऐसा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी अभी उसको कवर किया था। अच्छा, तो आपके अलावा और भी लाइक माइंडेड बिजनेसेस वहाँ आ रहे हैं या सिर्फ आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग? नहीं, आर्ट एंड कल्चर का मतलब ये है कि जो उस तरह सोचने वाले जो लोग हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, और आर्ट और कल्चर के बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारी प्रोग्राम्स जी उसी स्टोर में हो, तो वो एक हब बन जाए आर्ट एंड कल्चर का। जी जी। तो आपको लगता है कि जिस तरह से इंडिया की एंटरप्रेन्योरशिप जारी है, तो हम लोग क्या नेक्स्ट चाइना बन सकते हैं, या ये एक
दूर की सोच है, ये एक पॉलिटिकल सोच है? नहीं, मुझे तो लगता है कि उस दिशा में इंडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा। और मैं तो देख पा रहा हूँ कि शायद है ना, इंडिया चाइना से बहुत आगे इसमें निकल जाएगा। आगे निकल जाएगा? हाँ जी। ऐसा आपको क्यों लगता है? मतलब ऐसे क्या सिग्नल्स आपको आ रहे हैं? मतलब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, या हमारा जो काम हो रहा है उसकी पसंद बाहर हो रही है, या लोगों के बाद आज चाइना की ऑप्शन ख़त्म होती दिख रही है इसलिए वो इंडिया आ रहे हैं? नहीं, देखिए, शुरू से ही इंडिया में एक आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, ये सब रहा है। और ये सारी जो कलाएं थी वो इंडिया में रही है जी। और इंडिया का एक बिजनेस का जो सोच है वो चाइना से भी बड़ा डिफरेंट है। तो इतने दिन क्या है कि अपने देश को वो कॉन्फिडेंस नहीं था। अभी की सरकार ने जो अपने बिजनेसमैन को जो कॉन्फिडेंस दिलाया, और उस दिशा में मुझे लग रहा है खूब तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। तो अगर आज किसी को एक एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना हो, आर्ट एंड कल्चर को लेके, या उसके दिमाग में कोई प्रोडक्ट हो रेडी हो जिसमें उसको कॉन्फिडेंस हो, तो ऐसी क्या 3 चीज़ें उसको अपने दिमाग में रखनी चाहिए एक एक्सपोर्ट बिजनेस का विजन रखने के लिए? देखिए, कोई भी मतलब जो बिजनेस आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ है जी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो जो कला है, जिस कला पे अपने बिजनेस बनाना चाह रहे हैं जी, उस कला को अच्छी तरह समझ के उसको कंटेम्परेरी बनाए। क्योंकि जब वो कलाकार वो किसी चीज़ को बनाता था, या तो किसी राजा के लिए बनाता था, या अपने किसी परिवार में मैरिज के लिए बनाता था, या वो अपने अपने लिए बनाता था। आज पूरी दुनिया बहुत बदल चुकी है जी। तो उस कला की जो कोर है, उस कोर को कायम रखते हुए उसको कंटेम्परेरी बनाया जाइए। तो वो जो आर्टिजन है उनको वो ग्लोबल एक्सपोजर मिले जी। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरा हो गया को क्रिएशन। को क्रिएशन से मेरा मतलब ये है कि जो आर्टिजन है उसके साथ मिलके, जैसे हमारे कारपेट में डिजाइनर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, इंटीरियर डिजाइनर हो गए, एंड कंज्यूमर हो गए जी, तो सब वो एक प्लेटफॉर्म पे आके जी उस काम को करें, जिससे हर आदमी की जो एक क्रिएटिविटी है वो उस काम में आए। जी। तो इस तरह के आर्ट कल्चर के जितने भी बिजनेसेस हैं उनको पनपाने के लिए को क्रिएशन सबसे ज़्यादा जरूरी है, ताकि उनके भी क्रिएटिविटी और इंसाइट्स मिलें, हाँ, अपार्ट फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और उस माल को बेचने में दिक्कत भी नहीं आएगी। करेक्ट। क्योंकि जो वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो जो काम करने वाला आदमी है उसको भी मालूम है जी। और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि इनकम ऑफ द आर्टिजन एंड डिग्निटी ऑफ द आर्टिजन। इनकम एंड डिग्निटी ऑफ द आर्टिजन। तो आर्टिजन की इनकम पे बहुत कम काम हुआ अभी तक। तो एक आर्टिजन को इतनी इनकम मिले कि अगर उसकी मदर या सिस्टर कोई गांव में काम करती है जी, तो उसका जो शहर में जो काम करता है जी, उससे उसकी इनकम कम नहीं हो। और एक उनकी जो डिग्निटी है, क्योंकि अभी तक देखिए जो हाथ से बनने वाली जो इंडस्ट्रीज है, जब ये बिजनेस में कन्वर्ट हुई तो मोस्ट ऑफ द हाथ से बनने वाली इंडस्ट्रीज को दे कन्वर्टेड आर्टिजन इनटू द लेबर। तो केवल वो पैसे के लिए काम करने लग गए। तो उनकी डिग्निटी पे काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि दे फील प्राउड कि वो जो माल बना रहे हैं, दुनिया के इतने रिच लोग, इतना लग्जरी मार्केट में उनका माल बिक रहा है और वो इस तरह से लोग उस माल को एप्रिशिएट करते हैं। तो तीसरा जो है वो डिग्निटी एंड इनकम ऑफ द आर्टिजन। सर, इसमें पूरी आपकी जर्नी में जब आपने शुरुआत करी तो उस समय तो लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि इनको भी इनकम, हमारा सरदर्द नहीं है, या इनको डिग्निटी देना नहीं है। तो जब आपने ये शुरू किया तो आपका एक माइंडसेट था, तो ऐसा कोई चाइल्डहुड में आपके एक्सपीरियंसेस रहे जिसने आपका ये माइंड बनाया कि आप एक पर्पस के सर्च में थे, ये बिज़नेस क्यों शुरू करना है? तो कोई आपकी, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में बचपन के कुछ इंसिडेंट वो ऐसे गांठ बांध के रह जाते हैं जो आपकी एक पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो आपकी लाइफ के जो शुरू के साल थे उनका कोई कंट्रीब्यूशन है जिस स्टेज पे आज आप पहुँचे हैं? हाँ जी, हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, मतलब
जब परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया कि ये लोग तो अनटचेबल है, मोहल्ले वाले सोसाइटी के लोगों ने इसका विरोध किया, तो मुझे ये समझ में आया कि आई एम ए पार्ट ऑफ द फैमिली, आई एम ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जहाँ पर ज्यादातर लोग हिपोक्रेट है। वो लोग घर में कुछ हो रहा है, मंदिर में कुछ हो रहा है, ऑफिस में कुछ हो रहा है, अकेले होते हैं तो और ही कुछ होते हैं। तो जैसे जैसे मुझे हिपोक्रेसी समझ में आई, मुझे अपनी जो इनोसेंसी थी वो भी समझ में आती चली गई कि मैं अलग हूँ इनसे। हाँ, और मुझे अपनी इनोसेंसी पे रहना है, मतलब अपने नेचुरल स्टाइल पे रहना है। हाँ, इस हिपोक्रेसी में नहीं जाना है। तो जैसे जैसे विरोध आता चला गया, आई स्टार्टेड लिसनिंग माई सेल्फ। मैं अपनी इंट्यूशन को सुनता था, मुझे जो अच्छा लगता था उसको मैं काम करता था, लेकिन मैंने जो किया वो उसको मैं विरोध का जवाब भी नहीं देता था। तो मैंने कभी अपनी एनर्जी को नेगेटिव चीज की तरफ नहीं लगाया। एंड वन डे ऑल दे बिकेम पावरलेस। तो बिजनेस का नाम है उतार चढ़ाव। तो 78 में आपने शुरू किया, तो ये जो जर्नी थी इसमें किस तरह के उतार और चढ़ाव आपने देखे? कोई ऐसे जिसने आपके बिजनेस के मायने या सोसाइटी के मायने बदल दिए हों या नए बनाए हों? देखिए, जब से मतलब बिजनेस का मतलब यही है कि आप ऐसी कोई समस्या का हल कर रहे हो जो आज तक उस समस्या का हल हुआ नहीं, तो ये उतार चढ़ाव, फेलियर, सक्सेस, चैलेंजेस, ये तो बिजनेस के पार्ट है। इसके बिना तो बिजनेस हो ही नहीं सकता जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना गहरा आप अपने अंदर जाते हैं और बिजनेस में जितना आप अपने आप को इवोल्व करते हैं, मतलब तो उससे आपके बिजनेस के मायने बदलते रहते हैं। और आपकी जो डेप्थ है, आपकी जो कोर है, जैसे एक कोटेशन है बेन एंड कंपनी का, द डीपर यू गो इनटू योर कोर, यू आर मेकिंग हार्डर एंड हार्डर फॉर योर ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स टू कॉपी यू, बिकॉज़ यू आर गेटिंग बेटर एट इट। हाँ, क्योंकि तो मैंने शुरू से इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि मुझे मेरी जो कोर है उस कोर में मुझे डीपर जाना है। तो कभी आपको लगा ये मैंने गलत काम पकड़ लिया या ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं करना चाहिए था? हाँ, नहीं, देखिए, बिजनेस में काफ़ी परेशानी आती रहती है। मैं बहुत मतलब इनोसेंट था, आई वॉज लाइक ए चाइल्ड। तो बिजनेस में धोखे बहुत खाए, हर आदमी का विश्वास कर लिया करता था बिना सोचे समझे, और जोश बहुत था उस वक्त जोश ज़्यादा था, होश कम था। शुरू में एम्बिशियस भी बहुत ज़्यादा था जी। तो इतने सारे जब बिजनेस में धोखे खाए, इतनी सारी जो एम्बिशन की वजह से जो बहुत ज़्यादा बिजनेस बढ़ाने की कोशिश की, तो बहुत सारी फेलियर्स आई। तो बहुत बार ऐसा लगता था। और जब 99 में मैंने जब जयपुर कंपनी को शुरुआत की, तो 3 साल में मैंने जो कमाया था वो पूरा पैसा खो दिया मैंने, 99 से लेकर 2001 तक। हाँ, तो फिर मुझे समझ में आया कि व्हाट वेंट रॉन्ग। तो कि मेरा एक कारपेट बनाने में बहुत अच्छा नाम हो चुका था दुनिया में। तो मैं सोचता था कि जब मैं अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करूंगा तो उसमें भी मैं नंबर 1 रहूंगा। तो मेरे अंदर फॉल्स फीलिंग ऑफ गुडनेस, अच्छा, एंड गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट। करेक्ट। और इंटरनेट पे सर्च किया तो बोला एक मानसिक बीमारी होती है जिसका नाम है यूफोरिया। फिर मुझे बहुत जल्दी समझ में आया कि अब मुझे एक ग्लोबल बिजनेस चलाना है, तो ग्लोबल बिजनेस के लिए मुझे नई स्किल्स सीखनी पड़ेगी, अपनी लीडरशिप स्टाइल को बदलना पड़ेगा, आदतों को बदलना पड़ेगा, व्यवहार को बदलना पड़ेगा। और मेरी एक सीखने की जर्नी शुरू हुई। तो ये सारी सेल्फ रियलाइजेशंस थी? हाँ जी, बिल्कुल। या लोगों ने आके आपको बोला कि नहीं, ये आप ये गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है, ऐसे करो? नहीं, ये सारा बिल्कुल मेरे अंदर से आया, अंदर से। क्योंकि डीप इंट्रोस्पेक्शन की शुरू से आदत रही है जी। कि बाहर कुछ भी फेलियर होती है तो अपने अंदर देखो झांक के। बाहर की किसी परिस्थिति को, दूसरे आदमी को उस फेलियर के लिए जिम्मेदार मत ठहराओ, यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो जब आप अपने अंदर काम करते हो तो उससे जो सीखते हो तो आप एक कुछ नया ही क्रिएट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तो 99 में आपने शुरू किया, तो 78 से लेके 98 तक वो समय आपका सिर्फ
वीवर्स के साथ काम करके और जहां सप्लाई कर सके वहां सप्लाई करना। तो उस समय कोई ब्रांड नहीं था जयपुर रग्स नाम। हाँ, नहीं। तो ये जो पहला स्टोर आपने खोला वो कहाँ खोला, और ये स्टोर खोल के ही ये बिजनेस आगे बढ़ेगा, ये सोच कैसे आई? देखिए, जब मैंने मतलब जयपुर कंपनी की शुरुआत की जी, तो शुरू में तो मैं लोकल भी सप्लाई करता था, फिर धीरे धीरे 100% एक्सपोर्ट करने लग गया। फिर 7-8 साल पहले ना बेटे को ये ध्यान आया कि अपना ब्रांड मतलब डायरेक्ट एंड कंज्यूमर तक जाना चाहिए। तो उसने दिल्ली में सबसे पहले रिटेल स्टोर की शुरुआत की। ओके। तो जब मैंने काफ़ी बड़े अच्छे रिटेल के जानने वाले लोग थे, क्योंकि मेरे ऐसे लोगों से काफ़ी पहचान रहती है, तो उनको पूछा तो उन्होंने बोला कि रिटेल इज़ ए वेरी डिफरेंट बिजनेस, करेक्ट, तो शायद आप इसमें सफल नहीं हो पाओ। लेकिन बेटे को एक ऐसा विजन था, उसकी इंट्यूशन ऐसी गहरी थी कि उसने उस पर बहुत ध्यान दिया। और उसके बाद में दिल्ली के सफलता के बाद बॉम्बे, बंगलोर, बहुत सारी जगह ना मतलब रिटेल स्टोर को। तो नाम जयपुर रग्स ही क्यों सर? इसके पीछे क्या स्टोरी है? देखिए, जब मैं मतलब जयपुर आया 99 में अपना खुद का एक्सपोर्ट शुरू करने के लिए जी, तो जयपुर में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जयपुर की एक हिस्ट्री रही है आर्ट और कल्चर में, और आर्ट और कल्चर से बड़ा जुड़ाव था। तो तब मुझे समझ आया कि जयपुर ये नाम रखते हैं और जयपुर के नाम से एक जयपुर रग ब्रांड बनेगा, क्योंकि उसके पीछे आर्ट, कल्चर और हेरिटेज की जी एक कहानी जुड़ी हुई है। जी। तो 78 से 98 के बीच में तब कोई ब्रांडेड, मतलब हम सिर्फ सप्लाई करते थे बाकी ब्रांड्स को, बाकी रिटेलर्स को? हाँ, बाकी रिटेल को करते थे। और तो उसमें नाम नहीं जाता था कोई ये किसने बनाया नहीं, है? नहीं नाम जाता था, नहीं जाता। उस वक्त तो नाम बोलना ही है कि मतलब इतने डरते थे कि बिजनेस बंद कर देगा कस्टमर। अच्छा, अगर बता दिया कि कहाँ से आ रहा है। तुम तो बात करते हुए डरते थे। That is interesting. तो आज कंपनी एक प्रोफेशनल टीम चला रही है कि सर फैमिली मेंबर्स चला रहे हैं? हाँ, देखिए, दोनों का ये कॉम्बिनेशन है जी। अभी हम ज़्यादा प्रोफेशनल ले रहे हैं, और फ्यूचर भी यही है कि हम लोग फैमिली मेंबर है वो एज ए बोर्ड मेंबर रहे और पूरा बिजनेस प्रोफेशनल चलाएं। उस दिशा में अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उस सोच के साथ। ऐसी सोच क्यों? मतलब यू डोंट वांट टू हैंड ओवर कि भाई ये मेरी फैमिली ही चलाते रहे एज एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल्स, क्यों? देखिए, जो बिजनेस को बनाना एक अलग स्किल है जी, बिजनेस को चलाना एक अलग स्किल है, और बिजनेस को बढ़ाना एक अलग ये टोटली डिफरेंट स्किल है। जी। तो मोस्टली जो क्रिएटर्स होते हैं, केवल हमारी फैमिली की बात नहीं, मोस्टली जो क्रिएटर्स होते हैं उनमें बिजनेस को चलाना और बिजनेस को बढ़ाना ये सभी स्किल्स नहीं होती जो एक प्रोफेशनल में होती है जी। तो ये बात जब हमें समझ में आई तो अब हम उसको प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ऐसा कोई इंसिडेंट या आप लोगों ने बाकी लोगों से बात किया जिनसे आपको लगा कि ऐसा करना चाहिए, या आपका कोई मेंटर या कोई आइडल आपके रहे हो जिनको आप फॉलो करते हो? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी मतलब दुनिया के बहुत सक्सेसफुल लोग, बड़े बिजनेसमैन, बड़े मैनेजमेंट गुरु, उनसे हम लोग मिलते रहते हैं जी। तो सब ने हमें बताया कि आपकी जो ब्रांड है उसकी बहुत वैल्यू है और उस ब्रांड वैल्यू पे आप बहुत कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हो जी। तो जब आपको कुछ फैलाना है, कुछ बड़ा करना है, तो उस तरह की स्किल्स भी आपको चाहिए। तो तब ये विचार आया हमें कि हमारे बिजनेस को प्रोफेशनलाइज करना चाहिए, कीपिंग द वैल्यूज फिलोसफी। तो वहाँ फोकस एज अ बोर्ड रहेगा ताकि वैल्यूज सेम रहे, कल्चर सेम रहे, उसमें कोई इम्पैक्ट ना आए। बिल्कुल। वहाँ आपका वीटो रहे कि भाई ये नहीं हिलना चाहिए, राइट। बाकी आप बिजनेस जैसे ग्रो करना चाहते हैं, प्रोफेशनलाइज करना चाहते हैं, वो होता रहे। तो जैसे वो एक कोट है ना मैकेंजी का कि इफ यू डोंट नो हु आर यू एंड इफ यू डोंट नो व्हाई यू एग्जिस्ट देयर इज नो पर्पस हैविंग द बिजनेस एट ऑल। दैट इज सो ट्रू। तो वो जो पर्पस है वो पर्पस नहीं चला जाए बिजनेस से, नहीं तो वो प्रोफेशनल के आने के बाद वो डाइल्यूट होने की बहुत संभावनाएं होती है। तो पर्पस अचीव करने के लिए आपने ये रास्ता चुना। अगर आपको ये कहानी दोबारा से शुरू करनी होती तो क्या आप कैसे करते? मतलब कोई आपको लगा इतने 45 साल बाद कि अगर
मेरे को दोबारा करना होता तो मैं कम से कम 20 साल बचा लूं या कुछ और डिफरेंट कर जाता? हाँ हाँ, इस बारे में तो बहुत बार चर्चा होती सोचता हूँ मैं। तो ऐसी क्या एक दो चीजें हैं जो आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल डिफरेंट करनी चाहिए अगर मैं दोबारा शुरू करूं? हाँ, मैं दोबारा शुरू करूँ तो सबसे पहले ना, मतलब जब मैंने बिजनेस करने का सोचा तो आई वॉज टू एम्बिशियस, और जल्दी से उस बिजनेस को मैंने शुरू कर दिया और उसमें मैं लग गया और बिजनेस को बढ़ाता चला गया। सबसे पहले मुझे जो करना चाहिए था कि जिस तरह से मैं सोचता हूँ, मेरे जो वैल्यूज है, मेरी जो पर्पज है, उस पर्पज से मिलते हुए कुछ और लोगों को ले मैं। ओके। जिनके अंदर वो स्किल्स हो जो मेरे में नहीं है। एक को फाउंडर। हाँ, को फाउंडर भी हो सकते हैं और भी बहुत तरह से, मतलब पार्टनरशिप बहुत सारे मॉडल्स हो सकते हैं उसमें। तो अगर मैं उन लोगों को लेके ये बिजनेस करता तो मैं बहुत बड़ा समय बचा सकता था और उस बिजनेस का शुरू भी बहुत अलग होता। That is amazing. तो हमारे व्यूअर्स के लिए कोई लाइफ चेंजिंग एडवाइस, कोई लेसन आप अगर शेयर करना चाहें, क्या उनको बोलना चाहेंगे जो सोच रहे हैं कि भाई हम ही क्यों हैं जो बिजनेस करेंगे, हमारे पास तो रिसोर्स भी नहीं है, हमारे पास नेटवर्क भी नहीं है, मैंने तो पढ़ाई भी पूरी नहीं करी, तो इस तरह के जद्दोजहद में है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो पहले मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगा आपको जी, कि हमारी जो महिलाएं थी, मतलब जो गांव में ये काम करती है, वो सब घूंघट निकालती है और जो घरों में आदमी होते हैं, उनके परिवार में होते हैं, उनको किसी आदमी से बात नहीं करने देते, बाहर नहीं जाने देते। और धीरे धीरे उससे बिजनेस से उनकी सोच में इतना बदलाव आया कि वो हमारे जो विदेश के इतने सारे लोग आते हैं, इंडिया के इतने सारे लोग आते हैं, उनसे वो हाथ मिलाती है, उनके साथ बैठती है, उनसे बातचीत करते हैं। तो कभी कभी उनके परिवार के कोई आदमी आ जाते हैं तो मैं इनसे मजाक करता हूँ, मैंने कहा इतने दिन तो आपकी जो वाइफ और आपके परिवार की महिला वो घूंघट निकालती थी, अब आप इनके सामने घूंघट निकालिए। अब आप इनके सामने घूंघट निकालिए। मतलब एक इतना बड़ा सोच में ना काफी गांव में ये चेंज आया। और व्यूवर के लिए मेरा यही संदेश है कि हमारे जो व्यूवर्स है उनमें जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, उनकी जो सेल्फ स्टीम है, वो एक उस सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको वो लाएं। और ये केवल व्यूवर ही नहीं है, दे आर द आर्टिस्ट। तो एक आर्टिस्ट जैसे रिस्पेक्ट दें। हाँ, फ्यूचर विजन ये है कि हम इनसे ना हम लोग म्यूजियम पीसेज बनाएं, इनसे हम गैलरी पीसेज बनाएं। तो एक कारपेट है ना, इट विल बी द पीस ऑफ आर्ट, और आर्ट गैलरी में वो रखा जाए, उनको डिस्प्ले करें। हाँ जी, दैट इज अमेजिंग। तो ये आज की जो कल्चर है, जो फास्ट मूविंग डिजिटल कल्चर है, उसमें आपको लगता है कि इस तरह के प्योर कल्चर को सिक्योर करके आदमी बिजनेस कर पाएगा? नहीं, देखिए, मतलब मैं तो देखिए इसको खूब अच्छे से क्लैरिटी से देख पाता हूँ जी कि ये जो आज फास्ट फैशन आ गया, ये जो लाइफ जितनी फास्ट होती जा रही है जी, आदमी एम्बिशियस होके जितना जल्दी सक्सेस होता जा रहा है, वो उतना ही आदमी अपने आप को पीछे धकेल रहा है। उतना ही वो जितना फास्ट मूवमेंट कर रहा है, उतना ही मुझे लगता है उसके बहुत बड़े साइड इफेक्ट आएंगे। तो हमारे जैसा जो बिजनेस मॉडल है, जो हर चीज जिसमें स्लो है जी, आने वाला समय मुझे उसी का दिखाई देता है। अच्छा। एंड आई ऑलवेज से दैट ये जो स्लो मूवमेंट है हमारे बिजनेस का, इट इज द फ्यूचर। तो वी विल बी द फर्स्ट मूवर इन द फ्यूचर। तो ये तो सर आपकी एडवाइस, तो आपको किसी ने ऐसी एडवाइस दी हो जिसने आपकी जिंदगी के रास्ते बदल दिए हो, अपार्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स? कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में आया, आपके परिवार का या बाहर का? देखिए, आदमी तो नहीं आया, लेकिन जैसे मैंने अपने आप को जानने की कोशिश की, अपने आप का डीपर इंट्रोस्पेक्शन किया जी, तो मैं ओशो को बहुत पढ़ता था शुरू से ही।
उनको आप बहुत पढ़ते हैं। तो धीरे धीरे मैं ओशो को करीब 45-50 साल से पढ़ रहा हूँ, तो जी। मुझे पिछले 2-3 साल से उसके अर्थ समझ में आने लग गए। अब हाँ, अब उसके अर्थ समझ में आने लग गए। जी। तो जब उनके अर्थ समझ में आए तो मैंने अपने आप पे जो काम करना शुरू किया, अपनी ग्रीड को समझा, अपने पावर को समझा, अपनी ईगो को समझा। तो मतलब दैट वाज टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। स्टिल आई एम ऑन दैट जर्नी एंड इवॉल्विंग माई सेल्फ। तो आपका काम तो फिलैंथ्रोपी और कॉज और सोसाइटी के साथ बहुत गहरा जुड़ा हुआ है, तो अपने काम से हटके आपने फिलैंथ्रोपी के वर्ल्ड में किसी और कॉज की तरफ समय, पैसा या वक्त बिताया है या बिताना चाहते हैं? मतलब फिलैंथ्रोपी के बारे में आपकी क्या सोच है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? देखिए, मतलब मेरा ये मानना है जी कि जो चैरिटी है या जो फिलैंथ्रोपी है, अगर आप किसी को दान देते हैं या किसी का भला आप करते हैं तो उसमें आप बड़े बन जाएंगे और जिसका भला करते हो वो उसमें छोटा बन जाएगा। तो आपका बड़ा होना किसी छोटे पे डिपेंड करता है जी, क्योंकि उसके बिना आप चैरिटी कर नहीं पाएंगे। तो हमारा जो सोच है, हमारा जो बिजनेस मॉडल है, जो धीरे धीरे ऑर्गेनिक ढंग से जो डेवलप हुआ, कि ये आपकी जिम्मेदारी है फॉर योर पीपल कि आप उनको आगे लाएं, आप उनको सही ढंग से ट्रीट करें, आप उनको, क्योंकि ये एक बिजनेस सेंस भी बनता है कि आपके लोग जितने कैपेबल होंगे, जितने खुश होंगे, वो उतना ही आपका बिजनेस बढ़ाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि मैं हमेशा टोटलिटी में विश्वास करता हूँ जी, कि दो कभी नहीं हो सकते, वो एक ही है। अब वो जो आप कर रहे हो उसी में सभी लोगों को साथ लेते हुए आप ये चलो, ये सबसे बड़ी फिलैंथ्रोपी और चैरिटी है। बिल्कुल। और चैरिटी की एक परिभाषा मुझे और भी समझ में आई अपने लिए कि एक आदमी जब डोनेट करता है, चैरिटी देता है, दान देता है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने कितना दिया। इम्पोर्टेंट ये है कि एक दिन आपको ये समझ में आ जाए कि इस दुनिया में मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। दैट इज द बिगेस्ट चैरिटी। दैट इज बिगेस्ट चैरिटी। दैट इज अमेजिंग। सर, आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए कोई फाइनल मैसेज आप देना चाहेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे बिताएं? बिजनेस तो सारे करते हैं, लेकिन अगर आदमी घर पे मेंटली शांत नहीं है तो बाहर कुछ कर नहीं पाएगा। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो आपकी तरफ से कोई फाइनल मैसेज हमारे दर्शकों के लिए? सर, लव व्हाट एवर यू डू एंड लव योरसेल्फ। Love whatever you do and love yourself. Absolutely. On that simple note, thank you, sir. Thank you for your time. It was a lovely interaction with you. तो मतलब मैं चाहूँगा कि आप जिस मिशन पे चल रहे हैं, हाँ जी, वो दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे, और जिस तरह का कल्चर आपने अपने बिजनेस में बनाया है, लोग उससे सीखें। हाँ जी, हाँ जी। और ये लव का कल्चर, कस्टमर और उसकी नीड का कल्चर, और प्रोडक्ट ना बेच के आपके जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उनका एक्सपीरियंस और उनकी स्टोरी उसको हाईलाइट करें, तो वो एक बहुत अच्छा बिजनेस बना पाएंगे। नहीं, मैं चाहूँगा कि एक बार आप आए जयपुर। मैं तो कस्टमर तो हुई सर, मैं तो जाता हूँ यहाँ खरीदता हूँ। नहीं, कस्टमर नहीं, एक बार आपको व्यूअर से मिला है, जो स्टोरी में आपने मेरे से पूछी है वो एक बार वहाँ भी जाके आप अनुभव करें। नहीं, बिल्कुल। यहाँ से कभी आप जयपुर आएंगे तो रास्ते में पड़ता है, मतलब मैं तो आता हूँ जयपुर, तो मैं दिल्ली नेक्स्ट टाइम जयपुर रोड पे आऊँगा। आप मेरे को ना जी व्हाट्सअप कर दो तो मैं पूरी व्यवस्था कर दूंगा, रास्ते में दिखाएंगे आपको। ठीक है, बिल्कुल ठीक तो आप इस स्टोरी को अपने सामने देख भी लो। नहीं, आई एम वेरी क्यूरियस आफ्टर मीटिंग यू एंड लिसनिंग। आई रियली वांट टू सी ये कैसे स्टोरी ग्राउंड पे कैसे बन रही है। हाँ हाँ, और उन लोगों की आंखों में वो कॉन्फिडेंस देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ, और मैं भी ये चाहता हूँ कि आप भी एजुकेशन बिजनेस में हैं जी, क्योंकि एजुकेशन बिजनेस में भी, जैसे हमारे भी परिवार में 5 बच्चे हो गए, बेटियों के, बेटे के जी। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मौका एजुकेशन ने मेरे को नहीं दिया, एजुकेशन स्पॉइल्ड मी एंड माय चिल्ड्रन, वो ये 500 बच्चों पे नहीं आए।
तो वो कैसे आप तो इंश्योर उसके लिए भी मतलब मैं अभी एक में लेटर बना रहा हूँ उनके जो स्कूल के जो ना टीचर उनके लिए हाँ, कि मेरे मतलब ग्रैंड डॉटर या जो भी है मेरी, मतलब इसको आप कभी जीतना मत सिखाना। जीतना मत सिखाना। हाँ, फिर क्या सिखाएं? बस जो वो काम है उसी में उसको मजा आए, बस फुलफिलमेंट सिखाएं, जीतना नहीं। हाँ, क्योंकि जिस दिन इसका जीतने का भाव आया उसी दिन से आ रहा हुआ, उसीलिए मेंटली सिक हो जाएगा। मेंटली सिक और मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा कभी मेंटली सिक हो। बिल्कुल। और कभी इसको मार्क्स से मत देखना, ये जो है बस वो हो जाए। इसकी जो नियति है जो भगवान ने दी है उसको अलाउ करना, मतलब और ये हो जाए तो कमाल होगा। इस तरह का कुछ क्योंकि हम तो एजुकेशन में देखते हैं मार्क्स के पीछे ऐसी दौड़ है, डिग्री के पीछे ऐसी दौड़ है, और एक समय के बाद ये हम इट इज़ वेरी क्लियर कि वो मार्क्स और डिग्री बहुत पीछे छूट जाती है। जो आप वास्तविकता में लाइफ में क्या करते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मेरी एक किताब आ रही है, उसमें मैं यही लिख रहा हूँ कि मतलब हाउ माई एम्बिशन डिस्ट्रॉयड मी, माई फैमिली एंड माई बिजनेस। लोग सक्सेस बोलते हैं मेरे को, डिस्ट्रॉयड यू एज एन इंडिविजुअल। हाँ, अगर वही एम्बिशन की जगह मेरे अंदर स्पिरिट होती, मेरा जो पैशन था वो था, उसमें अगर वो एम्बिशन नहीं मिलती तो मतलब ये पैशन के साथ तो किया मैंने, नहीं तो आज ये नहीं होता जी। लेकिन वो एम्बिशन नहीं आती, प्योर स्पिरिट उसमें जीता तो आज एक चीज ही अलग होती है। बट इज नेवर एंडिंग हियर, इट हैज टू कंटिन्यू, और ये और आगे जाएगी जो आपकी, नाउ दैट यू हैव रियलाइज दैट। हाँ। और अभी काफी कॉलेजेस वगैरह के लोग भी आ रहे हैं कि भाई आप ये जो नया जो लीडरशिप मॉडल जो बना रहे हो जी, उसमें भी उनको शामिल करें, या मतलब कुछ साथ मिलके कुछ करें, मतलब कि और उसकी ज़रूरत है। इनफैक्ट बहुत सख्त जरूरत है उसकी। बाहर एजुकेशन एप्लीकेशन इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट एंड यूज्ड। यहाँ तो पढ़ा के नंबर निकालने वाली बात आ जाती है, तो इतना समय नहीं है कि हम बच्चे की पर्सनालिटी को पहचान के उसके हिसाब से काम कर सकें। राइट, वो ज़रूरी है। सबको हम एक ही पैरामीटर में नाप लेते हैं। और उनको क्रिएटिव चीज़ों में लगाएं, क्योंकि जब फ्रीडम आ जाती है आदमी के पास, और अगर वो क्रिएटिव काम नहीं करता तो फिर वो लोनलीनेस महसूस करेगा। करेक्ट। उसके जीवन में उदासी आ जाएगी। तो वो उदासी नहीं आई, उसके लिए उसको क्रिएटिव चीज में लगाना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी। और वो समय ज़रूर आता है कि जब आपके काम हट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो आपको क्रिएटिविटी, आपका एक टूल या पैशन रहना चाहिए। राइट। ब्यूटीफुल सर।